Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 11 मई को हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आज ही के दिन 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ था। वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसवाड़ा गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। उन्होंने मेरठ कॉलेज से विज्ञान स्नातक और LLB की डिग्री हासिल की। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने 1968-69 में मेरठ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में की। 1974 से 77 तक वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और 1980 से 1989 तक राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। 1989 से 1991 तक वो जनता दल के सदस्य के रूप में अलीगढ़ से 9वीं लोकसभा के सांसद रहे। सत्यपाल मलिक ने अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। इसके बाद वो बिहार और मेघालय के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने 2019 के पुलवामा हमले में सुरक्षा चूक और कीरू हाइड्रो पावर परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर खुलकर बात की थी, जिसके कारण वो विवादों में भी रहे। वो बाद में भाजपा के प्रमुख आलोचक हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर से नई दिल्ली में मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना और गहरे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर स्तर पर संवाद और हर क्षेत्र में सहयोग हमारे रिश्ते की पहचान रहा है। आज राष्ट्रपति महोदय और मैंने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की। ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय किया है। फ्रेंड्स, हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम को हार पहनाया। पीएम ने कहा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती की। इसमें उसकी ही फजीहत हुई। विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। विपक्ष रोज ऐसी ही चर्चा कराए, हम इस फील्ड में माहिर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देश की जनता सब देख रही है। पीएम ने अमित शाह की भी तारीफ की और कहा कि वे अब सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री हैं।
एनडीए सांसदों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें कहा गया कि सैन्य शक्ति और मजबूत नेतृत्व के जरिए इंसाफ हुआ। भारत आतंकवाद को न तो भूलता है और न ही कभी माफ करता है। संसद में मानसून सत्र के 12वें दिन भी विपक्ष का बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर प्रदर्शन जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होता रहा। विपक्षी सांसदों की मांग है कि बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा हो। इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का तरीका अलोकतांत्रिक और नियमों के खिलाफ है, वे सदन नहीं चलने देना चाहते। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में 1 जुलाई को सीआईएसएफ कमांडोज को बुलाने का विवाद सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि विरोध करना हमारा अधिकार है, हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, भविष्य में कभी सिक्योरिटी पर्सन सदन में नहीं आए। I am writing to you on behalf of the opposition parties in Rajya Sabha. We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. मानहानि मामले में राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी के बयान का गलत मतलब निकाला गया। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरे भाई भारतीय सेना के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहेंगे, वे सेना की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। राहुल गांधी ने साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना और भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर बयान दिया था। With due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is, and it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation of it. जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने को आज 6 साल पूरे हो गए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से इसे हटाया गया था। इस फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे पूरी तरह भारतीय संविधान के ढांचे में शामिल किया गया। इस मौके पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए काला दिन है। आज के दिन संसद में देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थीं। मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहती हूं कि जाग जाओ। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है, बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये काला दिन है। आज के दिन जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और वो भी कहाँ उड़ाई गई? पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके जो हमारे मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी थी 370 की सूरत में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर दिया। आप शोर क्यों कर रहे हैं? खत्म कर दिया उसको। और उस वक्त लगा हमारे पूरे मुल्क में जो लोग थे और लीडरशिप थी, उनको लगा ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। जो हमारे मुल्क के लोग थे, उनको ये पता नहीं था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में के अंदर, तो ये पूरे मुल्क में ये बीमारी फैल जाएगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। राम रहीम को बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था और वो 20 साल जेल की सजा काट रहा है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया था। पैरोल के दौरान राम रहीम सिरसा डेरे मुख्यालय में रहेगा। आपको बता दें कि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022
जेल अधीक्षक को कैदियों के पेरोल या फर्लो के मामलों की सिफारिश करने का अधिकार देता है। इस सिफारिश को जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, लेकिन रिहाई का आदेश केवल सक्षम अधिकारी जारी कर सकता है, जो कि सजा के आधार पर डिप्टी कमिश्नर या मंडलायुक्त हो सकता है। 17,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन फ्रॉड मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ईडी के सामने पेश हुए। यहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ की गई। ईडी की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच का केंद्र बिंदु रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़ी कंपनियां हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने बैंकों से लिए गए हजारों करोड़ रुपए के लोन को इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के नाम पर दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किया। इन ट्रांजैक्शनों में CLE नामक एक कंपनी का इस्तेमाल किया गया, जिसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने रिलेटेड पार्टी के तौर पर घोषित नहीं किया था। इससे शेयरधारकों और ऑडिट कमेटी की मंजूरी लेने की प्रक्रिया को दरकिनार किया गया। ईडी ने इस मामले में 39 बैंकों को भी नोटिस भेजा है, जिनसे पूछा गया है कि उन्होंने लोन मॉनिटरिंग में चूक क्यों की। एजेंसी का कहना है कि जब कंपनियां डिफॉल्ट करने लगी, तब भी बैंकों ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन या समझौते से इनकार करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसी खबरों से सतर्क रहने की हिदायत दी है। मायावती ने एक्स पर कहा, जैसा कि बसपा न तो भाजपा के एनडीए के साथ है और न ही कांग्रेस के इंडिया गठबंधन या अन्य किसी मोर्चे के साथ, बल्कि इन दोनों और अन्य किसी भी जातिवादी गठबंधनों से अलग अपनी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अंबेडकरवादी सिद्धांत और नीति पर चलने वाली पार्टी है। पार्टी के लोगों से ये विशेष आग्रह है कि वे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मीडिया के इस प्रकार के घिनौने हथकंडों से हमेशा सावधान रहें और किसी के भी बहकावे में नहीं आए। कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ 5वें दिन भी जारी है। शुक्रवार को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया था। अब तक की मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को श्रीनगर के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में अब भी रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। माना जा रहा है कि कुछ और आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं। इनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में भारी भीड़ के चलते धक्का मुक्की में 2 लोगों की मौत हो गई। एक के गंभीर घायल होने की सूचना है। बुधवार को पंडित प्रदीप मिश्रा कांवड़ यात्रा निकालने वाले हैं। इसी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। भीड़ ज्यादा होने के चलते 3 लोग नीचे गिर गए। इनमें से 2 की दबने से मौत हो गई। 6 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम से चितावलिया हेमा गांव तक कांवड़ यात्रा होनी है। इससे एक दिन पहले ही भारी संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंचने लगे। भंडारे, ठहराव और दर्शन के लिए जगह कम पड़ने लगी, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। कई स्थानों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसलमेर में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस मैनेजर को जासूसी के शक में हिरासत में लिया गया है। अल्मोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले आरोपी महेंद्र प्रसाद पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज के गेस्ट हाउस में 2018 से मैनेजर के तौर पर गेस्ट हाउस में तैनात हैं। रेंज में सेना, डीआरडीओ के कई बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक युद्धाभ्यास, हथियारों के परीक्षण वगैरह के लिए आते रहते हैं। महेंद्र प्रसाद पर इनकी जानकारियां पाकिस्तान को मोबाइल फोन से साझा करने का आरोप है। जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी को ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी को सौंपा जाएगा। गेस्ट हाउस में पदस्थापित थे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं और इनको कल डिटेन किया गया और अभी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी आगे तथ्य आएंगे इन्वेस्टिगेशन। और ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस में थे, वहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस तरह की इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव है वो शेयर करने का संदेह होने पे इनको डिटेन किया गया। इनके पास 2 मोबाइल मिले हैं और प्रारंभिक यही है कि ये इंफॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू शेयर कर रहे थे और अब किसको कर रहे थे, क्या था, कितना एक्सटेंट था, दैट इज ऑल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रही है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।